तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, गाजीपुर नाम के उस स्थान से जब मैं निकला था तो मुझे पता चला कि आज मेरे घर जाने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई थी। रात के करीब 10:15 बज रहे थे। रास्ते में टायर पंचर हो जाने के कारण आज मैं घर जाते जाते काफ़ी लेट हो चुका था और इसी बीच मैं जंगल के रास्ते से होता हुआ अपने घर की तरफ रवाना होने लगा। आज मुझे रोज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई थी। वैसे भी घर वाले कहते थे कि जब मैं जॉब से वापस घर आऊँ तो मुझे जल्दी घर पर आना चाहिए, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन आज तक मैं ये बात नहीं जान पाया था कि आखिर वो मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। अभी मेरी गाड़ी धीरे धीरे रास्ते पर चली रही थी कि अचानक ही मेरी नज़र एक महिला पर पड़ी। उसके हाथ में एक लालटेन था और उस महिला को देखकर मैंने गाड़ी को धीमा कर लिया। ना जाने क्यों, लेकिन उस महिला को देखकर मुझे उसके ऊपर दया आने लगी थी और थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं गाड़ी के साथ उसके पास पहुंच गया तो मैंने देखा कि वो महिला गर्दन को नीचे झुकाकर उसी रास्ते पर चलती जा रही थी जिस रास्ते पर मेरी गाड़ी चल रही थी। उसके पैरों में चप्पल नहीं थे और उसके हाथ कांटों से छिले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफ़ी मुश्किलों से सामना करती होगी। तभी मैं गाड़ी को उसके और भी करीब ले गया और उसके बाद मैंने गाड़ी की विंडो को उतारते हुए उस महिला से बोला, अरे आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी उसके हाथ में वो लालटेन जल रही थी। मुझे लगा कि शायद वो औरत बोलना नहीं चाहती है, शायद वो किसी मजदूर की पत्नी होगी। फिर मैंने दोबारा खिसियाते हुए उस महिला से बोला, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? तभी उसने एक बेहद ही हल्की और गंभीर आवाज़ में बोला, मेरे पति की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। हम मजदूरी करके अपने खाने पीने और राशन का सामान खरीदते थे। अब तो मेरे पास वो भी नहीं है, इसलिए अब मैं जंगल में ही रहने लगी हूँ। दोस्तों, इतना कहते कहते वो महिला रोने लगी और उसकी ये बात सुनकर मुझे उसके ऊपर दया आ गई। मैं एक बड़े परिवार से नाता रखता था, इसलिए मैंने उस महिला से कहा कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारे घर पर हमें किसी नौकर की ज़रूरत है। अगर आप हमारे घर पर नौकरी करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और साथ ही आपका घर खर्चा और आपकी पेट पूजा भी हो जाएगी। इतना कहने के बाद भी ना जाने क्यों, लेकिन उस महिला का मेरी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने उस महिला को अपनी गाड़ी में बैठने को बोला और मेरी बात मानकर वो दूसरे साइड वाले दरवाजे के पास आ गई और झट से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसके चेहरे पर घूंघट था। अब मैं उसे डायरेक्ट तो ये नहीं बोल सकता था कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, इसलिए मैं बार बार उसका चेहरा देखने के लिए साइड मिरर में देख रहा था। लेकिन फिर भी उसके घूंघट से मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। जब मुझे लगा कि मैं इस महिला का चेहरा नहीं देख पाऊंगा तो उसके बाद मैं कार को चलाने में मगन हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर पहुंचा और मैं अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उस महिला के साथ घर के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने घंटी बजाई तो अंदर से मेरी मम्मी बाहर आई। जैसे मेरी मम्मी की नज़र उस महिला पर गई तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा अरुण, ये महिला कौन है? उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को सारी कहानी बता दी और मेरी मम्मी ने जैसे मेरी बातें सुनी तो उनको काफ़ी अजीब लगा। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भला ऐसा भी हो सकता है। फिर जब उन्हें लगा कि इस महिला को इस समय काम की ज़रूरत है और ये काफ़ी दुखी भी है, तो उन्होंने उस महिला को हमारे घर के अंदर रखने के लिए हाँ कर दिया और ये सुनकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं घर में दाखिल हुआ। हमारे घर के अंदर दाखिल होते ही घर के अंदर के लाइट एकदम से फ्लिप करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे लाइट में कुछ गड़बड़ चल रही थी। जब मैंने इस तरह के नज़ारे को देखा तो मैं खुद हैरान हो गया था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। बाद में मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद मैं घर के अंदर आ गया और अब घर के अंदर की लाइट जा चुकी थी। घर के अंदर चार्जिंग वाले जो बल्ब लगे हुए थे वो अभी भी जल रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों उनके अंदर भी हल्की हल्की फ्लिपिंग हो रही थी। बाद में मैंने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा और अपने कमरे में चला गया। मम्मी ने उस महिला को भी खाना बनाने के लिए भेज दिया था और ये पहली रात थी जब मैंने उस महिला को अपने घर में दाखिल होने दिया था। फिर उसके बाद मम्मी ने उससे काफ़ी सारी बातों के बारे में पूछा, लेकिन उसके जवाब सिर्फ उसकी गर्दन से ही मिल रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रही थी। मम्मी को लगा कि शायद नए लोगों के बीच में आकर वो बोलना नहीं चाहती है या फिर उसे शर्म आ रही है, इसलिए उससे ज़्यादा बात करना सही नहीं था।
तभी मम्मी ने आज उस औरत के ऊपर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर डालना ठीक नहीं समझा, इसलिए उन्होंने खुद ही लगभग काम निपटा लिया था। लेकिन उसके बाद भी मम्मी को लगा कि उसे थोड़ा बहुत काम करने की इजाज़त तो देनी ही चाहिए, इसलिए मम्मी ने उसे बर्तन साफ करने के लिए बाहर के नल के पास भेज दिया। उस वक्त मैं भी टेरेस में खड़ा होकर थोड़ा बाहर की हवा का मज़ा ले रहा था और तभी मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस औरत ने अपने हाथों से बर्तन को साफ करना शुरू कर दिया था और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही अपनी तेज स्पीड के चलते उसने सारे बर्तनों को साफ कर दिया। ये देखकर मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे उसकी इस हरकत पर विश्वास नहीं हो रहा था। भला कोई 1 मिनट के अंदर घर के इतने सारे बर्तनों को ऐसे कैसे साफ कर सकता था। सच में मेरा दिमाग घूम गया और फिर अचानक ही फोन की घंटी बजी और मेरा ध्यान भटक गया। उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया था, तो इन बातों में मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया और अब काफ़ी रात भी हो गई थी, तो मैं भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। रात के 12:30 बजे की बात होगी तो उस वक्त अचानक ही मुझे किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आई थी और इस भयानक आवाज़ की वजह से मेरे कान खड़े हो गए थे। जब मैंने अपने आजू बाजू में सुनने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे बाहर की तरफ से भयानक और चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसलिए मैं जल्दी से भागता हुआ दरवाजे के पास गया और जैसे मैंने दरवाजे से झांकते हुए बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक मुर्गा कटा हुआ था और वो सामने की तरफ सड़क पर गिरा हुआ था। उसकी गर्दन को कुछ इस तरह से काटा गया था मानो किसी ने दूर से ब्लेड के टुकड़े से उसे काट दिया हो। सच में ये काफ़ी अजीब था। फिर मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि सिर्फ उसकी गर्दन कटी हुई थी और बाकी की बॉडी पर कहीं भी कोई खरोंच तक का निशान नहीं था। ये देखकर मैं पूरा हैरान हो गया। फिर उसके बाद मैं वापस से अपने कमरे में आकर सो गया। फिर सुबह के करीब 7 बजे के आसपास जब मम्मी ने मुझे चाय देकर उठाया तो मुझे रात की वही बात याद आ गई। जब मैंने मम्मी को उस बात के बारे में बताया तो मम्मी भी इस बात को सुनकर हैरान हो गई और उसके बाद जब हम बाहर जाकर उस मुर्गे को देखने लगे तो मुझे और भी तगड़ा झटका लगा। दरअसल मैंने देखा कि वहाँ पर कोई मुर्गा तो छोड़ो, उस कटे हुए मुर्गे की कोई छोटी सी निशान भी मौजूद नहीं थी। हम दोनों ने काफ़ी देर तक उधर उधर मरी हुई मुर्गी को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिली। ये पहली बार था जब हमारे घर के आजू बाजू में कुछ ऐसा हादसा हुआ था जो हमें पता भी चला था और अब हमें मालूम भी नहीं था। फिर उसके बाद मम्मी ने सोचा कि हो सकता है कोई बिल्ली उसे उठाकर ले गई हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका कोई छोटा मोटा नामो निशान तो मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हमें हासिल ही नहीं हुआ था। फिर हमने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और फिर मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे दिन हमेशा की तरह सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद जब मैं शाम को वापस से अपने घर आया तो मुझे पता चला कि हमारे घर में हमारे पास जितने भी तोते थे वो सारे के सारे गायब हो गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। हम लोगों ने 6-7 तोते पाल रखे थे जो मुझे बहुत ही पसंद थे, लेकिन उनका इस तरह अचानक से गायब हो जाना मुझे हैरत में डाल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कल से हमारे घर में ये सब अजीब सा क्यों चल रहा था। फिर मुझे एक घटना याद आई जिसमें वो महिला बर्तनों को 1 ही मिनट में साफ कर देती है। उसे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं उस महिला का चेहरा देखने के लिए बेताब होने लगा। फिर मैं जल्दी से अपने घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि वो महिला किचन में खाना बना रही थी। आज मम्मी ने उसे खाना बनाने के लिए पहली बार ही किचन में भेजा था, इसलिए मैंने इस वक्त उस महिला के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं समझा और फिर मैं अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर मैं वापस से डाइनिंग टेबल पर आ गया और खाने का इंतज़ार करने लगा। फिर कुछ देर के बाद खाना भी परोस दिया गया। तभी मम्मी ने बताया कि आज सारा का सारा खाना उसी औरत ने बनाया था जिसे मैं अपने साथ लेकर आया था। फिर उसके बाद हम सभी खाना खाने में मगन हो गए। खाना वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। फिर सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में जाने लगे, लेकिन मेरी नज़र अभी भी उसी महिला के ऊपर टिकी हुई थी जो हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी। लेकिन कुछ देर के बाद मैं भी अपने कमरे में चला गया। फिर मम्मी मेरे कमरे में आई और उन्होंने बताया कि
इस महिला का नेचर उन्हें काफ़ी अजीब लग रहा था। ये महिला कभी भी अपना घूंघट नहीं उतारती है और अपना चेहरा अभी तक उसने किसी को नहीं दिखाया था। तभी मम्मी ने बताया कि उसे इस महिला के अंदर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। जहां मेरा शक था वहीं पर मम्मी का भी शक जा रहा था और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो गई थी कि इन सब घटनाओं के पीछे किसी औरत का हाथ हो सकता था और आज रात को हम इसे पकड़ने की कोशिश करने वाले थे। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और कब रात के 12 बज गए हमें पता ही नहीं चला। रात के 12 बजे अचानक ही हमारे घर के बाहर एक आवाज़ आने लगी और इस आवाज़ को सुनते मैं और मेरी मम्मी घर से बाहर निकल गए। जैसे हम अपने घर से बाहर निकले तो उसके बाद जो नज़ारा हम दोनों ने देखा उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई हो। मम्मी तो एक बार के लिए ज़ोर से चिल्ला उठी थी। हम दोनों ने देखा कि उस औरत ने अपने हाथ में मांस के टुकड़े ले रखे थे और अब उसका घूंघट उतरा हुआ था। उसका चेहरा घर के बाहर लगी हुई हल्की हल्की लाइट में बहुत ही ज्यादा खुकार लग रहा था। उसके 2 दांत उसके जबड़े को फाड़कर बाहर निकले हुए थे और उसके पूरे चेहरे पर बाल बाल दिख रहे थे। वो किसी राक्षस की तरह लग रही थी। मौका पाते मैं उसकी तरफ भागा और उसे जोर से मारने की कोशिश करने लगा। मुझे लग रहा था कि ये एक चुड़ैल है और चुड़ैल को मैं आराम से मार सकता हूँ, लेकिन मेरा दाव उल्टा पड़ गया। उसने मुझे इस तरह से पकड़ा जैसे कि कोई इंसान किसी हल्की सी लकड़ी को पकड़ता हो और फिर मुझे उठाकर नीचे फेंक दिया। मैं काफ़ी जख्मी हो गया था और तभी मम्मी अंदर से कुछ खीरे लेकर आई। आग से जले उन खीरों को जैसे मम्मी ने उसके ऊपर फेंका तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और तड़प तड़प कर वहां से भाग निकली। अब हमें उसका कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ गई थी, लेकिन दोस्तों हम जानते थे कि अब वो वापस आने की कोशिश तो ज़रूर करेगी। इसलिए हम उसे रात को अपने घर वालों के साथ एक साधु बाबा के दरबार में पहुंचे और उन्हें सारी घटना बता दी। घटना को सुनकर उन्होंने बताया कि वो एक चुड़ैल है जो आपके घर में सारे जीवों को मारकर खा चुकी थी और अब धीरे धीरे उसने पड़ोस के जानवरों को भी खाना शुरू कर दिया था। उसकी भूख रात को अनाज से नहीं मिटती बल्कि वो मांस के टुकड़ों पर पलती है। दोस्तों ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके बाद उन्होंने हमारे घर का शुद्धिकरण किया और बाद में मैंने कभी भी इस तरह की हरकतों से सामना नहीं किया और न ही अब मैं उस जंगल के रास्ते से कभी आने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।